हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संसार में। बेटा, आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर जिसका नाम है सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। ये जो बुक है ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है। बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी स्कूल गोइंग्स हैं या कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो बेटा बेटा बोलना लाजमी है, ठीक है? क्योंकि मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि भी ये वीडियो जो मेरी है वो बच्चे देख रहे हैं, मेरे से छोटी उम्र के देख रहे हैं, जो बेसिकली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे हों, चाहे कॉलेज गोइंग बच्चे हों या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक कमेंट आया पिछली वीडियो में, हरेलू राम पुनिया जी पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसके नीचे कमेंट आता है आप बेटा बेटा ना बोलते ना तो मैं सारी वीडियो देख लेता। और सेम ही पर्सन का कमेंट आता है कि हर कोई वीडियो देखने वाला बेटा नहीं होता ताई। जब आपने मुझे ताई कह ही दिया है तो ऑटोमेटिकली आप मेरे बेटे बन गए हो। एज अ टीचर मेरे लिए सब बच्चे हैं, ठीक है? और जो बड़े हैं, जो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को बुरा लगता है तो वो ना देखें भाई, या इस बात को इग्नोर करें। वैसे भी मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल है नहीं जिससे बहुत सारे लोगों को हर्ट हो रहा, और मुझे लगता भी नहीं कि इसमें कोई हर्ट होने वाली बात भी है, ठीक है? तो किसी को देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। और आपको, अगर आपको लगता है कि बेटा बोलने में कोई बुराई है तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप लिख सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं द सोलर सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ अर्थ ओरिजिन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, जो साइंटिस्ट थे ना बेटा, उनको एक बात रियलाइज हुई, अगर हम यूनिवर्स के बारे में पता लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अर्थ के बारे में पता लग जाएगा। जो पहले की थ्योरी थी ना बेटा, वो किसके बेस्ड पे थी? वो अर्थ के ओरिजिन की बात करती थी, और बाद की जो थ्योरी आई वो यूनिवर्स की बात कर रही थी। मतलब कि पहले जो साइंटिस्ट थे या जो भी ज्योग्राफर थे जो स्टडी कर रहे थे चीजों को, या एस्ट्रोनॉमर्स, कुछ भी लगा लो, ठीक है, उनका बेसिक ये था कि भाई अर्थ के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। लेकिन बाद की जो थ्योरी आई, बाद के लोगों ने फोकस करना शुरू किया कि यूनिवर्स के बारे में पता करते हैं। ब्रह्मांड में तो सारी चीजें, पता नहीं कितनी अर्थ है, तो यूनिवर्स का अगर एज का एस्टिमेशन लगेगा तो अर्थ के बारे में भी पता लग जाएगा। ओके, तो यूनिवर्स पता है बेटा, वास्ट है, एंडलेस स्पेस है, जिसमें बहुत सारे गैलेक्सी, स्टार, प्लेनेट और बहुत सारा मैटर एनर्जी, जिसको हम डार्क एनर्जी भी कहते हैं, वो आता है। ओके, तो बहुत सारी थ्योरी हैं जो अर्थ को और अर्थ के ओरिजिन को सपोर्ट करती हैं। जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बेटा, जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था इमैनुअल कांत। इन्होंने अर्थ के ओरिजिन के बारे में बात करी, और फिर इस आगे जाकर इसकी थ्योरी को एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था लाप्लास। क्या नाम था? लाप्लास। उन्होंने इनकी थ्योरी को रिवाइज किया 1796 में, और इस थ्योरी का नाम इन्होंने दिया बेटा नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या नाम दिया? याद रखना है, नेबुलर हाइपोथेसिस, इमैनुअल कांत, लाप्लास। याद रखना बेटा, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि कंसिडर किया जो प्लैनेट्स हैं वो बने हैं किससे बेटा? आउट ऑफ द क्लाउड मटेरियल। किससे? क्लाउड के मटेरियल से ये बने हैं। और क्लाउड का जो मटेरियल है वो किससे बना है बेटा? यूथफुल सन से, मतलब जो अभी सन ग्रो ही कर रहा है, ठीक है? धीरे धीरे जो रोटेट होता रहा, और उससे क्या हुआ? थ्योरी ऑफ एक्रीशन आया बेटा। एक्रीशन का मतलब क्या है? जब कोई पदार्थ ऐसे कोई एलिमेंट ऐसे स्पिन करता है, मटेरियल स्पिन करता है, तो जो हैवी मटेरियल है वो सेंटर में आ जाता है बेटा, और जो लाइटर मटेरियल है वो बाहर हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसको बोलते हैं बेटा थ्योरी ऑफ एक्रीशन। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एक्रीशन। तो इस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 4.6 बिलियन ईयर अगो सोलर सिस्टम है, किसकी फॉर्म में था? वो क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस की फॉर्म में था, जिसको इन्होंने क्या बोला बेटा? नेबुला बोला। क्या बोला? नेबुला बोला। ओके, देखो एक चीज और याद रखनी है, यहाँ लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करी, लेकिन इसने बताया नहीं कि ये किस चीज का बना हुआ है। आगे ये एक्सप्लेन किया गया कि जो नेबुला है ये डस्ट और गैस का बना हुआ है।
सोलर नेबुला बिगेन टू स्पिन, भी ये धीरे धीरे ऐसे स्पिन करने लगा, ग्रेविटी से कोलैप्स हुआ, मटेरियल अंदर ही अंदर कोलैप्स होने लगे, जो हैवी मटेरियल थे वो सेंटर में आ गए और जो लाइटर मटेरियल थे वो आउट ऑफ द सेंटर चले गए। सेंटर में फिर क्या बना बेटा, सन बन गया। ठीक है, सेंटर में क्या बन गया, सन बन गया। और जो बाद में जो पार्टिकल, जो लाइटर मटेरियल बने, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल क्या होते गए, एक दूसरे से कलाइड होते गए, बिगर पार्टिकल्स बनते रहे, और इससे फिर क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन या अदर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सोलर विंड्स है ना, उनका कम इम्पैक्ट पड़ता है बेटा लाइटर एलिमेंट्स पे, जो बहुत दूर चले गए। ऑब्वियस सी बात है कि सोलर विंड्स ने लाइटर एलिमेंट को बहुत दूर भगा दिया। अब दूर भगा दिया तो उसकी पकड़ है कम होगी, सोलर विंड्स की पकड़ उस एलिमेंट्स पे कम होगी। तो इस तरह से वो क्या हुआ कि पार्टिकल बड़े बड़े गोले बनते गए, और जो डेंस मटेरियल है वो कोर में जमता गया, तो उससे रॉकी मटेरियल प्लेनेट बने, जैसे कि हमारा अर्थ भी एक रॉकी प्लेनेट है, मून है, एस्ट्रॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं, इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। बाद में थ्योरी आती है बेटा, यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। याद रखना, बिग बैंग थ्योरी। इसमें क्या बताया गया कि जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है बेटा, एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, मतलब कि आपका जो ब्रह्मांड है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है, फैलता जा रहा है। 1927 में एबे जॉर्जस लेमेट्रे ने क्या कहा, लेमेट्रे एक साइंटिस्ट था, बेल्जियम का एस्ट्रोनॉमर। इसने क्या सबसे पहले प्रपोज किया, किसके, अ थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के ऊपर सबसे पहली थ्योरी है वो लेमेट्रे ने प्रपोज करी। इसके बाद एडविन हबल ने प्रोवाइड किया एविडेंस कि यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, और इसलिए इसका नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। बिग एक बड़ा बैंग धमाका हुआ, और उससे फिर आगे प्लैनेट्स, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज वगैरह वो बने। और ये कब शुरू हुआ बेटा, ये 13.75 बिलियन ईयर अगो ये चीजें शुरू हुई। अब आपको पता है कोई बलून है, मान लो बलून में आप हवा भरते रहो, कंटिन्यूसली उसको एक्सपेंड करते रहो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे एक टाइम ऐसा होगा कि वो बलून है आपका फट जाएगा भी, चारों तरफ डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अंदर अगर कोई चीज आपने डाली हुई होगी वो भी स्कैटर हो जाएगी, है ना। तो मैटर है यूनिवर्स में वो थ्रोन आउट हो गया ग्रेट फोर्स के साथ सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, और इस तरह से प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की, स्टार की फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम दिस मैटर मैनी ग्रुप ऑफ स्टार वर फॉर्म्ड विच नोन एज द गैलेक्सीज, भी बहुत सारा ग्रुप ऑफ स्टार बना जिसको गैलेक्सी बोला। गैलेक्सी में क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार हैं, स्टेलर रेमनेंट्स हैं, इंट्रास्टेलर गैसेज हैं, मतलब दो ग्रह के बीच की जो गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल है, डार्क मैटर जिसको ब्लैक होल आप कहते हो, ठीक है ना। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बेटा, मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है, क्योंकि बीच में ये मिल्क जैसी दिखती है, दूधिया कलर की दिखती है। और हमारी जो गैलेक्सी है उसमें हमारा सोलर सिस्टम भी है, जिसमें सन सेंटर स्टार है और 8 उसके ग्रह हैं। याद रखना है आपने ये बात। उसके बाद क्या बात रखना है कि जो गैलेक्सीज हैं बेटा वो 3 तरह की हैं, स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, और ये है इरेगुलर गैलेक्सीज। ठीक है, ओके, याद रखोगे। स्पाइरल गैलेक्सीज मतलब ऐसे सांप की तरह से, ऐसे जो कोयल देखी ना, मोर्टिन कोयल, मच्छरों को भगाने वाली कोयल देखी होगी आप लोगों ने। तो ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट रोटेटिंग डिस्क ऑफ अ स्टार, गैस और डस्ट, सेंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ स्टार नोन एज अ बल्ज, बीच में जो सेंटर का कंसंट्रेशन है उसको बल्ज बोलते हैं। और मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है, और एंड्रोमेडा, ये 2 एग्जाम्पल हैं स्पाइरल गैलेक्सी के। फिर बात करते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, जो कि इट कंटेन ओल्डर स्टार विद फीवर गैसेज, मतलब कि गैसेज कम है, स्टार जो है वो ओल्डर हैं, जैसे कि मैसियर्स 89 किसका एग्जाम्पल है, इलेप्टिकल गैलेक्सी का एग्जाम्पल है। ये हमारी मिल्की वे है, आकाशगंगा जिसको हम कहते हैं। पता नहीं सैकड़ों ही आकाशगंगा है यूनिवर्स में, जिसका भी पता लगाना बाकी है। इरेगुलर गैलेक्सीज में बेटा ये अभी यूथफुल स्टेज में है, अभी कंटिन्यूसली डस्ट और गैसेज हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं, और इतने मतलब कि डस्ट और गैसेज हैं तो ये बहुत चमकदार दिखाई देती हैं, ब्राइट दिखाई देती हैं। तो मैगेलेनिक क्लाउड है इसका एक एग्जाम्पल है, ये आपने याद रखना है। अभी आपको पता है कि इनिशियली यूनिवर्स सैचुरेटेड ओनली बाय एनर्जी, भी एनर्जी से सैचुरेट है। सम ऑफ एनर्जी सेट इनटू द पार्टिकल्स, कुछ एनर्जी है वो पार्टिकल में सेट होगी, फिर ये पार्टिकल क्या असेंबल हुए लाइट एटम्स में, जैसे हाइड्रोजन हीलियम्स में। इन एटम्स ने क्या बनाया, मिलके गैलेक्सीज बनाई, फिर स्टार बने, फिर एलिमेंट्स बने, है ना। इस तरह से यूनिवर्स का वो फॉर्मेशन हुआ। दिस इज जनरली एग्रीड अपॉन कंसेप्ट ऑफ आवर यूनिवर्स ओरिजिन एज एस्टिमेटेड बाय साइंटिस्ट। ये इस तरह का कंसेप्ट है कि इस तरह से यूनिवर्स है वो बना है।
फिर हम बात करते हैं स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी। ये कहते हैं सिर्फ 4% ही बनाते हैं हमारे यूनिवर्स का। अभी 96% बजाना अभी बाकी है कि और कितनी आकाश गंगाएं, कितने स्टार, कितने सोलर सिस्टम, कितने सन ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं। बेटा हम क्या है, हम तो पता नहीं कोई पार्टिकल है जो हम तो एग्जिस्ट भी, मतलब कि अगर यूनिवर्स की नजरों से देखे तो कहीं देख, हमें माइक्रोस्कोप लेके ढूंढने पड़ेंगे आपा तो, है ना। लेकिन इंसान, इंसान का अहंकार तो पूछो ना बेटा। बेटा बेटा कहने से भी बताओ लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है, इसमें कोई क्या ही कर सकता है बताओ। अब न्यू मेजरमेंट टेक्निक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग से भी हम यूनिवर्स की मैपिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, एज पता लगा रहे हैं इस टेक्निक के थ्रू। और हम क्या कर रहे हैं, डार्क एनर्जी, जो ब्लैक होल की हम बात करते हैं, डार्क एनर्जी बेटा रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेटिंग एक्शन एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। भी कंटिन्यूस एक्सपेंशन है वो यूनिवर्स का डार्क एनर्जी से हो रहा है। उसके बाद आपने ये 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। एक का नाम है सोल परमूटर, ठीक है, सोल परमूटर, बैरियन स्कैमिड, एडम रिस। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता बेटा फिजिक्स में 2011 में। किस बात के लिए, कि इन्होंने पता लगाया कि यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है और अपनी स्पीड है वो पकड़ रहा है, ये याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं बेटा स्टार और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। आपको पता है कि तारा और तारामंडल है ना, आप आकाश में देखते हो कभी, अगर आप, हमने तो बहुत देखे हैं भाई। गर्मियों में छत पे सोते थे हम चारपाई डाल के। तो अभी कभी अगर आपने क्लाउडलेस स्काई देखा हो, बिल्कुल मतलब कोई ये बादल नहीं है अगर आसमान के अंदर, फिर आप देखो बहुत ही गर्मियों के दिनों में चमचमाती, अगर आप रात देखोगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के तारामंडल, मतलब कि मान लो कि एक तारा आपको यहाँ नजर आए, कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ। जब आप इनकी ऐसे मिला सोचोगे 5-7 तारे को, तो कोई शेप सी बन जाएगी, आपको पता ना। एक इस तरह की शेप बनती है, क्वेश्चन मार्क्स टाइप की, है ना। तो उनके बारे में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ बेटा, कि स्टार है ये टाइप ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। अभी भूगोल, सॉरी, खगोल विज्ञान का ऑब्जेक्ट है, हमें पता है, ठीक है। सबसे नियरेस्ट जो स्टार है बेटा अर्थ के, वो हमारा क्या है, सन है। और सन से भी चमकदार स्टार कौन है बेटा, सीरस है। और सन के जो पास सबसे स्टार है, जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है बेटा, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये 2-3 बातें तो आपको याद रखनी है। सबसे हमारी अर्थ के पास जो सबसे बड़ा तारा है बेटा, वो क्या है, वो सूरज है। और सूरज के पास जो ब्राइटेस्ट, जो क्लोजेस्ट स्टार है बेटा, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सन से भी जो चमकदार तारा है बेटा, वो है सीरस। और तारा वो होता है बेटा एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट होती है और अपनी हीट होती है, ठीक है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है इसको। स्टार फॉर्म्ड व्हेन एनफ डस्ट और क्लम्स टुगेदर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमने बताया कि कॉन्टिन्यूस ये प्रोसेस चल रही है एक्रीशन की भी, ग्रेविटेशन की वजह से जो हैवियर मेटल है, मटेरियल है, वो इनसाइड द कोर आ जाते हैं, लाइटर है वो बाहर की तरफ रह जाते हैं। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस अर्थ और प्लेनेट है वो बन रहे हैं। स्टार है बेटा वो अपनी चेंज है वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम चेंज करते रहते हैं। आपने याद रखना कि एक जैसी शेप इनकी नहीं रहती। जैसे कि रेड जियांट है, व्हाइट ड्वार्फ है, न्यूट्रॉन स्टार है, ब्लैक होल है। ब्लैक होल भी कंटिन्यूसली अपनी शेप और साइज है वो बदलता रहता है, आपको अगर आपने देखा हो। ब्लैक होल कोई ऐसा नहीं है भाई, कोई छेद थोड़ा ही है वो एक जगह है बेटा, ठीक है, एक जगह है। और उसमें इतना फोर्स है, इतना ग्रेविटेशन है कि जो भी चीज उसके पास गई ना बेटा, वो अपने अंदर खींच लेगी और उससे वो बाहर कभी निकल ही नहीं पाती, इसलिए बोलते हैं ब्लैक होल, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन बेटा तारामंडल, ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार है जो पर्टिकुलर शेप बनाता है स्काई के अंदर। 1929 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है बेटा, उन्होंने अब तक 88 ऑफिशियल कॉन्स्टिलेशन है, इस तरह के जो तारामंडल्स हैं बेटा, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे कॉन्स्टिलेशन सैजिटेरियस, ये किसकी तरह दिखेगा आपको, टी पोट की तरह, जैसे चाय का एक कप होता है उसकी तरह दिखेगा। तो ये कुछ इसके अंदर ग्रुप ऑफ जो स्टार्स हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, ल्यूपस है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है ना। ये पता नहीं बेटा बार बार मेरी इसमें क्या दिक्कत आ रही है, वीडियो के अंदर मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि बार बार टर्मिनेट क्यों हो रही है। आ गए, ओके। तो बेटा हमें पता है कि जो
स्टार्स हैं वो सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। और बिलियंस ऑफ स्टार और इस तरह के सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के अंदर हैं। ये मेरी वीडियो बार बार कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ये देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। कोई ना बेटा, दूसरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगी इसके लिए।